वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है भंवर धाराएं। भंवर धाराओं को इंग्लिश में अगर कहें तो एडी करंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी करंट्स। इनका एक और नाम है फोको धाराएं। क्या बोलते हैं इसको? फोको धारा। अब आप सोचते हो कि ये कैसा नाम है? फोको धारा शब्द उस वैज्ञानिक के नाम से बना है जिन्होंने इनको फाइंड किया पहली बार। इसका पूरा ऐसे हम लोग इसको पढ़े तो ऐसे पढ़ेंगे। अब ये फोको का मतलब है, इसको फोको पढ़ा जाता है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? फोकाल्ट। क्या पढ़ेंगे? फोकाल्ट्स करंट। खैर नाम जान लीजिए, आपको जानना चाहिए इसलिए बता दिया है। तो अगर फोको धारा नाम से आए तो भी यही बतानी है तुम्हें, और भंवर धारा पूछा जाए तो भी यही बात बतानी। अब जरा समझिए भंवर धारा है क्या और इसका नाम भंवर धारा क्यों पड़ा। तो सुनो जरा, हेडिंग को डाल ली आप लोगों ने। अब मैं कह रहा हूं एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया। क्रॉस से दर्शाने का मतलब इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। इसके अंदर एक कोई मेटेलिक प्लेट ले ली मैंने, ये धातु की कोई पटल ले ली। ये धातु की पटल या तो आप बाहर की तरफ निकालें या अंदर ले आए। ध्यान से समझना जरा बात को। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, वो बी और ए के गुणनफल के बराबर होता कि नहीं होता? बताओ। बी माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए माने क्षेत्रफल। अगर बी बदलेगा तो फाई बदलेगा, अगर ए बदलेगा तो फाई बदलेगा। हमें तो फ्लक्स परिवर्तन से मतलब है यहां पर। तो देखिए, जब इस पटल को, प्लेट को, धातु की किसी चादर को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हो चुंबकीय क्षेत्र से, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसके क्षेत्रफल का हिस्सा घटता जा रहा लगातार कि नहीं? बताओ। घटता जा रहा क्षेत्रफल। या इसको अंदर ले आओ तो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा घटेगा तो क्या फ्लक्स नहीं बढ़े घटेगा? बताओ। यानी यदि किसी धातु की प्लेट को, पटल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में अंदर किया जाए या बाहर निकाला जाए, तो उसके क्षेत्र के अंदर उपस्थित क्षेत्रफल के मान में परिवर्तन होगा, जिस वजह से पटल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। और अगर कहीं चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा होता है तो ध्यान रखिएगा क्या? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। पढ़ा चुका हूं मैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा भी पैदा होगी। ये जो प्रेरित धारा इस स्थिति में पैदा होती, ध्यान रखिएगा, इसके बहने की या गति की दिशा कुछ ऐसे राउंड राउंड होती। कैसी होती? जैसा कि पानी बहता हो, कभी रास्ते में कहीं गड्ढा या पत्थर पड़ा हो तो उसके चारों तरफ घूमने लगता है, उसको भंवर कहते हैं। भंवर शब्द सुना होगा आपने। तो पानी जब बहता है तो बीच बीच में कहीं गोल गोल राउंड करता है, वो घूमने लगता है। अक्सर जहां गड्ढे होते हैं वहां पर पानी गोल घूमता है, या कोई रुकावट पैदा हो, पत्थर वगैरह, उसके चारों तरफ राउंड लेने लगता है। तो ये जो धाराएं हैं, इनके बहने की दिशा या प्रकृति जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है, इसलिए इनको देख करके इनका नाम भंवर धारा डाला गया, पहली बात। और फोकाल्ट ने सबसे पहले इनकी उपस्थिति का ज्ञान किया था या बताया था, इसलिए हम फोको धारा भी इनको कहते हैं। क्लियर बात? यही बात हमें यहां पर विस्तार से लिखनी है। तो डायग्राम तो यही बनाना है। थोड़ा मैं लिखता हूं, सुनिए और फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। हम कहेंगे, देखो, यदि धातु की किसी पटल को, पटल या प्लेट कुछ भी लिख सकते हो, धातु की किसी पटल को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाए या
अंदर लाया जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र में पटल के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। जिससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी चुंबकीय फ्लक्स के ब्रैकेट में सूत्र लिख देना, जिससे पता चलेगा कि क्षेत्रफल में कैसे परिवर्तन होने से फाई बदलता है। देखो एरिया यहां पर शामिल हो गया है। चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के परिणाम स्वरूप पटल के आयतन में, पूरे आयतन में धाराएं पैदा होती। पटल के आयतन में प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा बहने लगती है, लिखा इस बात को है। अच्छा, इस धारा की प्रकृति, जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है। अतः इसे भंवर धारा कहते हैं। सर्वप्रथम इसे फौकॉल्ट ने ज्ञात किया था। लेकिन हम फौकॉल्ट को पढ़ते क्या है? फोको। सर्वप्रथम इसे फोको ने ज्ञात किया था। अतः इस धारा को फोको धारा भी कहते हैं। कौन सी धारा? फोको धारा भी कहते हैं। यहां तक नोट करो। देखिए, भंवर धारा हानिकारक है। हानि और लाभ हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं भंवर धारा को अगर कम करना हो तो क्या करना होगा। भंवर धारा उत्पन्न कहां होती हैं? तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है या जो विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, उनकी जो क्रोड होती है यानी बीच का हिस्सा, कोर कहते हैं उसको, वो सॉफ्ट आयरन यानी कि नर्म लोहे की बनी होती है। और लोहे का जितना ज्यादा आयतन होगा, ध्यान रखिएगा, ये भंवर धाराएं आयतन में पूरे में फैलती हैं। आयतन ज्यादा है तो भंवर धारा ज्यादा पैदा होगी, और ज्यादा भंवर धारा पैदा होगी तो विद्युत ऊर्जा की हानि होगी। और ये ऊष्मा जनरेट करती हैं। क्या करती हैं? ऊष्मा, हीट। ऊष्मा ज्यादा होगी तो धातुएं गर्म हो जाएंगी, पिघल भी सकती हैं, ट्रांसफार्मर फूकने का चांस बढ़ जाता है। तो पहली बात यहां हमें कम करना तो तरीका समझना। जब ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो उसका क्रोड यानी कोर, ऐसे एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, ऐसे 4 पत्तियां ऐसे मोटी मोटी लगा दीजिए आप।
देखिए ध्यान से समझना, क्रोड बनाने के लिए ट्रांसफार्मर का इस तरीके का एक फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है। इधर तार लपेटे जाते हैं, इधर तार लपेटे जाते हैं। ये तो ट्रांसफार्मर की बात है। डिटेल ट्रांसफार्मर आगे पढ़ाएंगे प्रत्यावर्ती चैप्टर में, थोड़ा सा परिचय जान लो। ये जो क्रोड बनाया गया ना, इसके अंदर भंवर धारा पैदा होती है। कभी आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर के सुनिए ध्यान से, तो एक हल्का सा भनभनाहट की आवाज आती है, उसको हमिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हमिंग साउंड। ये जो भनभनाहट की आवाज है भंवर धाराओं के पैदा होने के कारण आती है। देखिए जरा, अगर भंवर धाराओं को कम करना है तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है ना, वो एक सिंगल पत्ती से ना बनाकर पतली पतली पत्तियों को चिपकाकर बनाया जाता है। उसको पटलित क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पटलित क्रोड। देखिए इस क्रोड को बनाने के लिए हमने कुछ पत्तियां इस्तेमाल की हैं, ऐसे पतली पतली पत्तियां जोड़ी गई हैं। पटलित पत्तियां यूज करने का देखो फायदा क्या है, जरा बात को समझना। एक मोटी धातु न इस्तेमाल करके हम उस धातु को बनाने के लिए पतली पतली पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जब पतली पत्ती लोगे तो आयतन कम होगा, तो भंवर धारा की प्रबलता भी कम हो जाएगी। जितनी मोटी पत्ती लोगे उतना आयतन ज्यादा होगा, उतनी प्रबल भंवर धारा पैदा होगी। तो अगर हमसे कहा जाए भाई कम करने का क्या तरीका, तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर आदि, ऐसे और से उपकरण होते हैं, ट्रांसफार्मर आदि की क्रोड बनाने के लिए हम लोग पटलित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी पतली पतली पत्तियों पटलों को जोड़ करके बनाते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करें। लिखिए भंवर धारा धातु के संपूर्ण आयतन में, धातु के संपूर्ण आयतन में उत्पन्न होती हैं। अतः ट्रांसफार्मर आदि की क्रोड बनाते समय एक मोटी चादर का प्रयोग ना करके अनेक पतली पत्तियों को पटल भी बोलते हैं, पटल लिख सकते हो, पटलों का प्रयोग करते हैं। जिससे भंवर धारा की प्रबलता कम हो जाती है। देखो कभी कभी प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित क्रोड क्यों बनाया जाता है, तो यही कारण है कि भंवर धारा की प्रबलता को घटाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, पहली बात। अब बात आती है भंवर धारा से नुकसान क्या है, हानियां। तो हम लिख देते भंवर धारा से हानि। देखो हानि के तौर पे हम बात करें, भंवर धारा एक प्रेरित धारा है ना, तो अगर धारा बहाकर किसी धातु को चुंबक बनाया जाए तो उसे चुंबक बनने का विरोध करती है, और चुंबकत्व को घटाया जाए तो उसको खत्म होने का विरोध करती है। यानी जब कभी बार बार धारा आने जाने से चुंबकन और विचुंबकन होता है। ध्यान रखिए, जब धारा बहती तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है, और धारा बहना बंद होती तो विचुंबकित यानी चुंबकीय गुण खत्म होता है। तो जब अगर मान लो आ रही लाइट फिर जा रही, आ रही लाइट जा रही, तो बार बार ये भंवर धाराएं पैदा होंगी। और अगर ज्यादा आयतन है तो ज्यादा प्रबल पैदा होंगी, तो वो धातु का क्रोड बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा कि नहीं,
अब उसमें जो तार लपेटे हैं तुमने, वो ज्यादा हीट पाके जल नहीं जाएंगे, और साथ ही साथ बिजली बर्बाद भी तो हो रही उष्मा के रूप में। ट्रांसफार्मर में देखना एक ऑयल डाला जाता है इस हीट को कम करने के लिए। हमारे कंप्यूटर वगैरह में ध्यान देना, एक ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा होता है, उसको ठंडा करने के लिए फैन लगे होते हैं कूलिंग के लिए सीपीयू में। तो यानी भंवर धारा से नुकसान है, उपकरण फूकते हैं जो वो इसी धारा का कारण है। तो लिख लीजिए जरा, भंवर धारा की प्रबलता के कारण उपकरण गर्म होकर जल सकते हैं। जल समझते हो, मतलब फूक सकते हैं, जल सकते हैं। साथ ही साथ वैद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। अच्छा एक बात और, कुछ फायदे भी है क्या भंवर धारा के, जब उस पर बात कर देते हैं। उपयोग भी है भंवर धारा के। अगला पॉइंट डालो, भंवर धारा के उपयोग। पहला नंबर सुने, एक होती है इलेक्ट्रिक फर्नेस, एक भट्ठी होती है जिसमें धातुओं को बिजली के प्रभाव से पिघलाया जाता है। तो चूंकि मोटी मोटी धातु की प्लेटें या चादरें लेते हैं और एक बड़ा सा चैम्बर बनाते हैं जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो, उसके अंदर इस धातु की प्लेट को ले जाओ इधर से उधर, तो जब मैंने कहा था निकलेगी बाहर या अंदर आएगी तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा और चुंबकीय विद्युत दाब बल, विद्युत धारा ये प्रेरित वाली पैदा होगी, इससे गर्मी पैदा होगी इस प्लेट के अंदर। बार बार इसको इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ कराया जाए तो धीरे धीरे ये गर्म होता चला जाएगा और अंत में इतना गर्म हो जाएगा कि पिघल जाएगा। तो यानी धातुओं को पिघलाने में भंवर धाराओं का उपयोग होता है। तो पहला उपयोग लिख दो, वैद्युत भट्ठियों में, वैद्युत भट्ठियों में धातु को पिघलाने में। एक और अनुप्रयोग है, देखो ये मुख्य धारा का विरोध करती है, विरोधी धारा होती है ये। जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं ट्रेन वगैरह में, उनमें जब ब्रेक लगाई जाती है तो ये धारा पैदा हो जाती है, चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाता है, इससे पहियों का घूमना रुक जाता है। तो आप लिख दो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में। यही कॉन्सेप्ट एक और टॉपिक है, उसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। इंडक्शन मोटर तुमने 3 इडियट में सुना होगा, उससे पूछता है इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल बताओ, है ना। तो वही इंडक्शन मोटर में भी लिख सकते हैं इसको, इंडक्शन मोटर में। आजकल इंडक्शन चूल्हा आने लगा है, सुना कि नहीं सुना। गर्मी पैदा करना तो इस प्रेरित धारा का काम है कि नहीं, हीट पैदा होती है कि नहीं बताओ। तो आप लिख सकते हो इंडक्शन चूल्हे में। ठीक है, इतना नोट करो।